सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल अधिकार के संबंध में चर्चा करें तो इनकी शुरुआत मानी जाती है, वो कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन के द्वारा घोषणा की गई थी मूल अधिकारों के संबंध में। तो वो क्या कहा जाता है? मूल अधिकारों का मैग्ना कार्टा। उसके बाद में बात करें हम तो फ्रांस में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर 1789 में इनकी घोषणा की गई थी। किनकी? मूल अधिकारों की। और फ्रांस की जनता इतनी सजग थी कि मूल अधिकारों के उल्लंघन में क्या कर दिया था? लुई सोलहवें जो वहां का क्या था? शासक, को फांसी की सजा दे दी गई मूल अधिकारों के संबंध में। उसके बाद में अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार नहीं थे। लेकिन कब हुए थे? मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन 1791 ईस्वी में जो प्रथम 10 संविधान संशोधन हुए थे, प्रथम 10 संविधान संशोधन हुए थे, 10 1 से लेकर 10 तक, वो सारे किनके? मूल अधिकारों से संबंधित थे। तो उनके साथ में मूल अधिकारों का उल्लेख हुआ था। ठीक है, तो यह है मूल अधिकारों का इतिहास विश्व के संदर्भ में। तो शुरुआत सबसे पहले कहां से मानी जाती है? तो ब्रिटेन से मानी जाती है, अपने को ये ध्यान रखना। और भारतीय संविधान में कहां से लिए गए थे? तो यूएसए से, अमेरिका से लिए गए। ठीक है, अब भारत के संबंध में बात कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले 1895 में क्या हुई थी? मूल अधिकारों की मांग हुई थी भारत में भी। मूल अधिकारों की मांग, हालांकि हमने 1895 में और भी पढ़ा था स्वराज विधेयक, वो किस लिए था? संविधान सभा के लिए। ठीक है, उसके बाद में 1917 से लेकर 1919 ईस्वी तक किसने? कांग्रेस ने भी मांग रखी थी। ठीक है, 1925 ईस्वी में किसने मांग रखी थी? एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद ठीक है, फिर 1930 में कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कराची अधिवेशन। इसमें भी मूल अधिकार से संबंधित किया गया था, प्रस्ताव पास किया। ठीक है, उसके बाद में 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें भी इनकी मांग रखी गई थी, लेकिन इनकी मांग को क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया था। तो गांधी जी के द्वारा मांगे रखी गई थी। उनके बाद में 1934 में इनके ऊपर क्या हुआ था? संयुक्त संसदीय समिति बिठाई थी, जेपीसी। उन्होंने भी ये मांग को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। 1935 के अधिनियम में भी इनको शामिल नहीं किया गया था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में भी इनको क्या नहीं किया? शामिल नहीं किया। ठीक है, 1935 के बाद 1945
1945 में तेज बहादुर सप्रू ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में इन्होंने इनको शामिल करने की वकालत की थी। ठीक है, उसके बाद में संविधान सभा में इनको शामिल करने की मांग इनके द्वारा की गई थी। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उनके उप समिति थे। उनका अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। इनका थोड़ा ध्यान रखना आप। उप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। इन्होंने सिफारिश की तो भारतीय संविधान में क्या हुआ था? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार शामिल किए गए थे। ये भारतीय संविधान में मूल अधिकार शामिल करने का पृष्ठभूमि है। ठीक है, अब कौन सा है? तीसरा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 है। एक कहाँ गया? तो एक 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया था? अनुच्छेद 31 को हटा के कहाँ रख दिया? भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के में क्या कर दिया? विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद हम एक एक सारे अनुच्छेदों की चर्चा करें तो सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित। अब राज्य में क्या क्या शामिल है? तो राज्य में सभी सरकार शामिल है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और सरकारी अनुदान से जो संस्थाएं चल रही है वो संस्थाएं, और प्राधिकारी जो क्या करते हैं? विधि नियम लागू करने का अधिकार रखते हैं। वो सारे के सारे क्या है? राज्य है। तो अनुच्छेद 12 में क्या हो गया? राज्य। अनुच्छेद 13 की बात करें तो अनुच्छेद 13 वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन इनके संबंध में सीधा प्रश्न देखें तो सीधा आ जाता क्या है? इसमें मूल अधिकारों को न्यायपालिका का संरक्षण हो गया। ठीक है, न्यायपालिका का संरक्षण। लेकिन हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, पूरी चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 13(1) में क्या है? संविधान लागू करने की पूर्व की विधियां। और अनुच्छेद 13(2) में क्या है? संविधान लागू करने के बाद की विधियां। लागू करने के बाद की विधियां। तो ये क्या हुआ? देखो समझते हैं। जैसे भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, पूर्ण संविधान है ना। बाकी 26 नवंबर 1949 को भी जो अनुच्छेद लागू है उनकी हमने चर्चा कर ली। तो संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ था। तो इससे पूर्व की जो विधियां वो 13(1) में आएगी। पूर्व की विधियां क्या होगी? जैसे
सीपीसी हो गई, आईपीसी हो गई, ये पूर्व की विधियां हैं। और बाद में जैसे मान लो हम चर्चा करें सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट अधिनियम 2000, ठीक है, तो ये क्या बाद की विधियां हो गई। तो इनमें क्या जो भी पूर्व की विधियां या बाद की विधियां जो संविधान के समांतर नहीं है तो वो क्या शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी एक वो धारा चर्चा में बहुत रही थी, 66 66 का क्या मुद्दा था, ये श्रेय सिंघम बनाम भारत संघ, इनका ये वाद रहा था। ये जो धारा है ना 66 इसमें ये चीज है कि अपन कोई भी सोशल साइट वगैरह कहीं पर भी जहाँ संचार के माध्यम हो वहां हम क्या कर सकते हैं, किनको धमकी दे सकते हैं, किनको धमकी दें, या फिर उनके संबंध में और क्या हो जाए, या आपत्तिजनक कोई पोस्ट करें तो उनको क्या सजा है। आपत्तिजनक अगर पोस्ट करें तो वो क्या अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक निर्णय दिया कि ये क्या व्यक्ति के निजता के अधिकार का हनन करती, इसलिए इनको वापस समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो 13(1) ये हो गई संविधान की पूर्व की विधियां, और 13(2) हो गई संविधान के बाद की विधियां। दोनों विधियां जो संविधान के अनुरूप नहीं है उनको शून्य घोषित किया जा सकता है, या उनको हटाए नहीं लेकिन उनके ऊपर संविधान का क्या आच्छादन का सिद्धांत लागू हो जाता है, जिसमें वो जैसी है वैसी रह जाती, सीधी भाषा में कहते ठंडे अवस्था में, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 13(3), 13(3) में क्या है, विधि शब्द को परिभाषित किया गया, शब्द को परिभाषित, विधि शब्द को परिभाषित जैसे मान लो कानून, नियम, अधिनियम, विनियम, परिपत्र, ये सारे क्या है, सभी क्या है विधि शब्द है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 13(4), 13(4) में क्या है, 13(4) में जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, वो 13(3) विधि शब्द में शामिल नहीं है, विधि में क्या है शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, इनका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 13 हो गया। सीधी सी बात करें तो न्यायपालिका का संरक्षण है, लेकिन अगर इनके विस्तृत अध्ययन करें तो ये 13 सेकेंड पूर्व की विधियां हो गई, थर्ड बाद में जो संविधान लागू किए गए वो हो गए, 13 में विधियां हो गई, सेकेंड में संविधान लागू के बाद की विधियां हो गई। अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित कर दिया गया था, और अनुच्छेद 13(4) में जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होंगे वो विधि शब्द के तहत शामिल नहीं, ठीक है। अब जो ये आ रहे ना मूल अधिकार, इनमें से ये जैसे मान लो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, इसमें हम चर्चा कहां से कहां तक करेंगे, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ठीक है। फिर है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फिर है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध
अधिकार। तो अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक। उसके बाद में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो अनुच्छेद 29 से 30। उसके बाद में जो संविधान की आत्मा है बी आर अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 31वां कहाँ गया? तो हम अनुच्छेद 31वां की ये बात कर ली थी, जो संपत्ति का अधिकार था। उसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18, जो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है विधि के समक्ष समानता, दूसरा है विधि का समान संरक्षण। समान संरक्षण, ये जो है विधि के समक्ष समानता, ये हम कहाँ से ली गई? ये इंग्लैंड में है। और जो विधि का समान संरक्षण है वो कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें है कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी नागरिक क्या है? समान है। इसमें क्या है? इसमें समान लोग समान व्यवहार, समान व्यवहार। ठीक है। इसमें कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। इसमें विशेष लोग विशेष व्यवहार, विशेष लोग विशेष व्यवहार। हालांकि ये भारत में भी इनके संबंध में हम देखा जाए तो अनुच्छेद 361 जो राष्ट्रपति को विशेष अधिकार देते हैं, अनुच्छेद 105 जो सांसदों को विशेष अधिकार देते हैं, और अनुच्छेद 194 जो विधायकों को क्या करते हैं? विशेष अधिकार देते हैं विधायकों को। ठीक है। तो ये है अनुच्छेद 14 की बातें, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। फिर बात करें अनुच्छेद 15 की। 15 अनुच्छेद बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 15(1), इसमें क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, व जन्म स्थान, वे जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फिर है अनुच्छेद 15(2),
यही चीजें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकान, भोजनालय, होटल, नाले, तालाब, कुआं, सार्वजनिक स्थान, स्नानागार में भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) इसमें है महिलाएं और बच्चों के लिए राज्य क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान। ठीक है, विशेष प्रावधान कर सकता है। फिर है अनुच्छेद 15(4). 15(4) ये मूल संविधान नहीं था, ये प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में, उस समय शामिल किया गया था। इसमें है सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े लोग वे एससी एसटी है, उनके लिए शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान हो सकते हैं। विशेष प्रावधान। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 15(5) जो कब शामिल किया गया था? 13वां संविधान संशोधन। 2006 में। इसमें क्या है? इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश में क्या किया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है, छूट। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 15(6) जो कब हुआ? 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 में। इसमें क्या है? सामान्य वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है, मतलब EWS। ठीक है। तो क्या शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश में 10% आरक्षण, 10%। ठीक है। ये हुआ अनुच्छेद 15। बात समझ में आई आपको? ठीक। फिर है अनुच्छेद 16। 16(1) में क्या है? लोक नियोजन या सरकारी सेवा में सभी को समान अवसर। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 16(2). 16(2) में फिर क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग,
जन्म स्थान स्थान के लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, 15(2) में क्या था, कहां पर भेदभाव नहीं, दुकानों, होटलों, स्नानगृहों, जो पब्लिक प्लेस है वहां पर। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 16(3), संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, निवास को प्राथमिकता दे सकती है, निवास को प्राथमिकता, निवास स्थान को प्राथमिकता दे सकती है। जैसे मान लो अपन बात करें तो ये बॉर्डर के पास के एरिया है जो जैसलमेर बाड़मेर, तो इनको क्या बीएसएफ में थोड़ी कुछ रियासत, बीएसएफ में क्या होती है, थोड़ी रियायत मिल जाती है इनको। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 16(4), ये सबसे बड़ा अनुच्छेद है इसमें, 16वां, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से क्या, पिछड़े लोग वे SC ST के लोग जिनका क्या नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको क्या, लोक नियोजन में आरक्षण दिया जा सकता है, लोक नियोजन में आरक्षण। ठीक है, यहां से आरक्षण की बात करें तो आरक्षण अनुच्छेद 340 आएगा इसमें। संविधान लागू होने के 5 वर्ष भीतर क्या करेंगे, 5 वर्ष भीतर ऐसे लोगों का पता करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे लोगों का पता करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे, और आयोग का गठन कर दिया, कौन सा आयोग, काका कालेलकर आयोग। इनका गठन कब हुआ था, 1953। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, कब दी थी, 1955 में। उनके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार, ये सरकार में 1979 में बीपी मंडल, बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, ठीक है, का गठन किया था, इनका गठन किया था बीपी मंडल। और 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। उसके बाद में वीपी सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को क्या कर दिया था, लागू करने का काम किया था, लागू करते ही पहली बार आरक्षण का मुद्दा छाया था, पहली बार आरक्षण मिला। ठीक है, उसमें और इनको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये सुनो, जो पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, वो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो क्या है, संवैधानिक है। जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया था उनको क्या कर दिया गया, संवैधानिक घोषित कर दिया। जो सामान्य वर्ग को आरक्षण, उनको असंवैधानिक। ठीक है, आरक्षण कितना दिया जा सकता है, 50%।
अधिकतम, लेकिन विशेष परिस्थितियों में आरक्षण क्या बढ़ाया जा सकता है। और 50% में भी देखो एससी को, एसटी को और ओबीसी को 15, एसटी को 7.5 और ओबीसी 27%। 27 और 15 तो इस 40, 42 और 7, 7.5, 49% ये आरक्षण हो गया था। ठीक है। और जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर्स, उनको आरक्षण से बाहर रखा गया, आरक्षण से बाहर रखा गया। हाँ हाँ, जो ये दिया गया है तो इनमें ये संवैधानिक कहने के पीछे क्या मंशा रही थी, तो ये रही थी कि ये सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग, इसलिए पिछड़ापन के आधार पर दिया गया था आरक्षण। ठीक है, ये निर्णय दिए थे अपने सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, 50% की सीमा है, लेकिन 76वां संविधान संशोधन ये और हुआ था, 76वां संविधान संशोधन, जिसमें तमिलनाडु में क्या कर दिया था, 69% आरक्षण दे दिया था, 69। ठीक है। अब बात करें आगे 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995। इसमें क्या हुआ, इसमें अनुच्छेद 16(4) ए जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया, एससी एसटी को पदोन्नति में भी आरक्षण होगा। फिर एक 81वें संविधान संशोधन और हुआ था, 81वें संविधान संशोधन 2000, जिसमें अनुच्छेद 16(4) बी जोड़ा गया था। इसमें क्या किया गया था, जो बेक लोग हैं, बेक लोगों को भरते समय 50% जो रिजर्वेशन की सीमा है उनको पार किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कई भर्तियों में, जैसे मान लो जिनको आरक्षण के हिसाब से पद कम मिलने चाहिए लेकिन ज्यादा मिल जाता है, तो उसका क्या वजह हो जाती है, बेक लोग, उनके पीछे की भर्तियों में जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। फिर अनुच्छेद 16(5), इसमें क्या है, कुछ पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं, आरक्षण का प्रावधान नहीं, मतलब सभी जगह आरक्षण नहीं होगा। तो वो कुछ पद कौन से हैं, जैसे मान लो अपन बात करें तो यहाँ जयपुर में शीतला माता का पुजारी, पुजारी क्या है, कुमार होगा। या अन्य कोई मंदिर में, गुरुद्वारा में तो वहाँ क्या रिजर्वेशन जरूरी नहीं है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 16(6), ये कौन सा है, वापस वही 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में। इसमें कौन सा है, वही ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 16, अपने विस्तार से इनकी चर्चा कर लिए। फिर है अनुच्छेद 17, 23% या छुआछूत का अंत। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में ये छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। इसके संबंध में 1955 में 23% निवारण
अधिनियम बनाया था, और एक और बनाया था 1989 में। 1989 में SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम। और इनके संबंध में एक 2018 में ये चर्चा में रहा था, उसमें क्या हुआ था, उसमें एस के महाजन ने इनको क्या चुनौती दी थी, जो गैर जमानती है, गैर जमानती, तो इनको हटाने के लिए चुनौती दी, लेकिन वापस इनका विवाद हुआ, विरोध हुआ, उसके बाद में इनको पुनः ये हटा दिया, अब वापस गैर जमानती ही है। फिर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, लेकिन शिक्षा में वे सेना में, शिक्षा व सेना में उपाधि क्या दी जा सकती है। अभी भी कोई भी नागरिक है, कार्मिक है, जो अन्य देश से उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उनको उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन विशेष स्थिति में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में उपाधि दी जा सकती है विदेश से। ठीक है, यह है अनुच्छेद 18। फिर है अनुच्छेद 19। इनके प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। 19 कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। इनका क्वेश्चन पिछली बार प्रथम श्रेणी में आया था, उसमें क्या था, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता थी, अभी वर्तमान में इसमें भी कितनी है, 6 7वीं, वो एक कौन से हटाई, तो 19(1)(f) को हटाया गया था। ठीक है, वो कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ठीक, 19(1) में कौन कौन से है, 19(1)(a), 19(1) ऐसे लिख लेते हैं, ABCDEFG। ठीक है, इनको हटा दिया गया, इनको, ये 19(1), 19(1), 19(1) ऐसा है ना। अब इनको याद करने के लिए SUCHMRP 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये 6 स्वतंत्र अपने को याद करने के लिए ये वर्ड थोड़े अपने क्या हेल्प करेंगे। एस का मतलब होता है स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कौन से है, 19(1) में है। यू का मतलब यूनियन, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता किसमें है, अनुच्छेद 19(1)(b) में। सी का संघ व समुदाय, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता किसमें, 19(1)(c) में। मोव का मतलब भ्रमण करना, भ्रमण करने की स्वतंत्रता डी में। आर का मतलब रेजिडेंस, निवास करना, तो 19(1)(e) में क्या है, निवास करना। पी का मतलब प्रोफेशन, मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19(1)(g) में। ये अपने स्वतंत्रता है। चलो कल पढ़ेंगे, फिर आगे अगली क्लास में वापस देखेंगे। ठीक है, तो ये अपने मूल अधिकार की जो पृष्ठभूमि रही है उनके बारे में चर्चा की, अपने अनुच्छेद 12 13 14 15 16 17 18 की भी बातें की, 19 को भी देखा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।